हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट नोट्स। मेरा नाम अक्षय सेठ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम किसी भी स्टॉक को 10 मिनट्स में कैसे एनालाइज कर सकते हैं। वो स्टॉक किसी भी सेक्टर का हो सकता है, चाहे वो फार्मा हो, आईटी हो, मेटल हो, लॉजिस्टिक्स हो, बशर्ते वो बैंकिंग या एनबीएफसी का स्टॉक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक को एनालाइज करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है और उसको मैंने पूरा डिस्क्राइब कर रखा है, उसमें टूल्स बता रखे हैं। अगर आप उस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, मैंने वहां लिंक डाल रखा है। बट आज हम डिस्कशन करेंगे कि किसी नॉन बैंकिंग स्टॉक को आप एनालाइज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे आप पहले एनालाइज करें। और एनालाइज करने का दो तरीका होता है, फंडामेंटल और टेक्निकल। फंडामेंटल टॉक्स अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। इफ द हेल्थ इज गुड देन ओनली यू विल बी इन्वेस्टिंग, अदरवाइज यू विल नॉट बी इन्वेस्टिंग। अब फंडामेंटल की बात करें तो उसमें हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, पीएल स्टेटमेंट की, कैश फ्लो स्टेटमेंट की और बहुत सारे रेशियोज की। और उसके बाद हम पता लगाते हैं कि कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। अगर वो अच्छी है तो आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो अच्छी नहीं है तो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। फिर हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, जहां हम चार्ट्स की बात करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज की बात करते हैं और ये पता लगाते हैं कि आप उस स्टॉक में कब इन्वेस्ट करना है। सो अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो फंडामेंटल टॉक्स अबाउट व्हाट टू बाय एंड टेक्निकल टॉक्स अबाउट व्हेन टू बाय। तो आज हम बात करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस की वो 10 टूल्स क्या हैं जिसकी मदद से आप किसी भी स्टॉक को लेस देन 10 मिनट्स में एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट टूल है दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, दैट इज पीई रेशियो। आपने कई बार सुना होगा, लोग बात करते हैं पी रेशियो के बारे में, बट व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है और इसे आप यूज कैसे कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों प्राइस अपॉन ईपीएस, दैट इज करंट मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग्स पर शेयर। सो व्हाट इज करंट मार्केट प्राइस? जिस प्राइस पे दोस्तों इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसे कहते हैं हम करंट मार्केट प्राइस। एंड नाउ व्हाट इज ईपीएस? आपको ईपीएस का पता लगाने के लिए जाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, जो कि स्टार्ट होता है रेवेन्यू से। अगर आप रेवेन्यू में से सीओजीएस को माइनस कर दें, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप एसजीएनए, दैट इज सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो आपको मिलता है एबिटा, ईबीआई टीडीए। उसमें से अगर आप डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को हटा दें तो आपका आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज एबिट। एबिट में से अगर आप इंटरेस्ट और टैक्स को निकाल दें तो आपको मिलता है नेट प्रॉफिट और आप कह सकते हैं उसको पीएटी, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर रही है तो उसमें से उसको माइनस कर देंगे, दैट इज पैट माइनस डिविडेंड पेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स। ये आपका होता है ईपीएस। तो बैक टू द पी रेशियो फॉर्मूला, करंट मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस। तो अगर पी रेशियो 10 है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपको बोलूं कि पी रेशियो 10 है, व्हाट डज इट मीन? इफ द पी रेशियो इज 10, इट मीन्स दैट यू आर पेइंग 10 rupees to the company for the company to earn 1 rupees. Of course, you are willing to pay less to the company for the company to earn 1 rupees. तो किसी भी स्टॉक का दोस्तों अगर पी रेशियो कम है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज वैल्यू इन्वेस्टर ऑलवेज उस स्टॉक को देखते हैं जिसका पी रेशियो इंडस्ट्री से कम हो, दैट इज उसका जो एक्चुअल वैल्यूएशन है मार्केट में वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी कम है। आज हम बात करेंगे दोस्तों वायर एंड केबल इंडस्ट्री की, जहां से मैंने 3 मेजर प्लेयर्स को निकाल रखा है, दैट इज पॉलीकैब, फिनोलेक्स केबल एंड काई इंडस्ट्रीज। तो इन 3 कंपनीज को हम एनालाइज करेंगे साइड बाय साइड, ताकि अगर आपको कोई कंपनी को एनालाइज करना हो तो आप इस तरह एनालाइज कर सकते हैं उसको। अगर हम पी रेशियो की बात करें दोस्तों तो फिनोलेक्स केबल का पी रेशियो सबसे कम है, दैट इज 9, जो कि आप देख सकते हैं। तो अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो मैं इन 3 कंपनियों में से पी रेशियो के बेसिस पे फिनोलेक्स केबल को लूंगा, बिकॉज फिनोलेक्स केबल का पी रेशियो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी कम है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों प्राइस टू बुक रेशियो, दैट इज पी अपॉन बी। अब प्राइस तो मैं आपको पहले डिस्कशन कर चुका हूं कि प्राइस इज करंट मार्केट प्राइस, जो इस समय स्टॉक जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। एंड नाउ व्हाट इज बुक वैल्यू? बुक वैल्यू के लिए हमें बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। सपोज एक बैलेंस शीट है जहां पे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है एसेट्स है, राइट साइड में लायबिलिटीज और इक्विटी है। तो अगर आप टोटल एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दें तो जो बचता है उसे कहते हैं बुक वैल्यू, उसे आप नेटवर्थ भी कहते हैं और इक्विटी भी कहते हैं। प्राइस टू बुक रेशियो का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, दैट इज करंट मार्केट प्राइस अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बुक वैल्यू क्या होती है। अगर उसमें आप नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स को डिवाइड कर दें तो आपको बुक वैल्यू पर शेयर मिलेगा। अब हम सारी वैल्यूज को रखेंगे, करंट मार्केट प्राइस अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर।
अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। आइडियली इसकी वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वैल्यू इन्वेस्टर हैं, पर जनरली ऐसा होता नहीं है। 95% स्टॉक्स अगर आप कह सकते हैं या 98% स्टॉक ऐसे होते हैं जो अपनी बुक वैल्यू से प्रीमियम पे या फिर उससे ऊपर ट्रेड करते हैं। तो ये जिस भी स्टॉक के लिए जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा है। अगर आप कंपैरिजन करें पॉलीकैब का, फिनोलेक्स केबल का और काइंड इंडस्ट्री का, तो आप पाएंगे कि इसमें भी फिनोलेक्स केबल का जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो सबसे कम है, दैट इज 1.31। तो यहां भी मैं दोस्तों जाऊंगा फिनोलेक्स केबल्स के साथ, बिकॉज इसका प्राइस टू बुक रेशियो एज कंपेयर टू इंडस्ट्री और एज कंपेयर टू इट्स पीयर्स कम है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। हमने भी डिस्कशन किया है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में, जहां हमने रेवेन्यू से लेकर पीएटी दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज नेट प्रॉफिट तक हम लोग आए थे। अगर हम नेट प्रॉफिट को रेवेन्यू से डिवाइड कर दें तो हमारा आता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। किसी भी कंपनी का दोस्तों नेट प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी कंपनी लेस रेवेन्यू में कितना ज्यादा प्रॉफिट बना सकती है। अगर हम इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझें तो हम ये कर सकते हैं कि सपोज एक कंपनी है जिसका रेवेन्यू 100 रुपीज है, उसका नेट प्रॉफिट 10 है। एक दूसरी कंपनी है जिसका रेवेन्यू 110 रुपए है, दैट इज 110, और उसका नेट प्रॉफिट 10 रुपीज है। तो अगर आप मार्जिन की बात करें तो फर्स्ट वाली दैट इज कंपनी ए का मार्जिन जो है वो है 10% और कंपनी बी का मार्जिन है 9.09%। तो जिस कंपनी का दोस्तों नेट प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा होगा वो कंपनी उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव मानी जाएगी। अगर हम बात करें अपने एग्जांपल की दोस्तों, तो सबसे अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन यहां भी फिनोलेक्स केबल का ही है, जिसका अप्रोक्सीमेटली 11.18% है, जो कि दोनों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। तो यहां पे थर्ड स्ट्रेट टाइम आई विल गो फॉर फिनोलेक्स केबल्स। फिर हम बात करते हैं दोस्तों डेट इक्विटी रेशियो के बारे में। अगर हम फिर से बात करें बैलेंस शीट के बारे में तो हमने एसेट देखा था, लायबिलिटी देखा था और इक्विटी देखा था। अगर हम सिर्फ राइट साइड देखें और डेट अपॉन इक्विटी दैट इज लायबिलिटी अपॉन इक्विटी कर दें तो हमें यह पता लगता है कि कंपनी के पास कितनी डेट है और कितनी इक्विटी है। किसी भी कंपनी के पास दोस्तों जितना डेट कम हो उतना ज्यादा अच्छा है, तो डेट इक्विटी रेशियो जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा है। अगर आप इस एग्जांपल की बात करें दोस्तों तो यहां आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो डेट है वो 70 है और जो उसकी इक्विटी है वो 30 है। तो अगर हम डेट अपॉन इक्विटी करें तो आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.33। किसी भी आइडियल केस में दोस्तों डेट इक्विटी जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा है। अगर वो 0 है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप आइडियल केस की बात करें दोस्तों तो डेट इक्विटी रेशियो मस्ट बी 0 और एटलीस्ट लेस देन 0.5। अगर हम एग्जांपल की बात करें दोस्तों तो इस समय आप यहां भी देख सकते हैं कि फिनोलेक्स केबल अपने पेयर्स के कंपैरिजन में डेट फ्री है, उसके ऊपर 1 रुपए का भी डेट नहीं है। तो यहां पे फोर्थ स्ट्रेट टाइम में जाऊंगा फिनोलेक्स केबल के पास, बिकॉज ये मेरा क्राइटेरिया ज्यादा अच्छे तरीके से फॉलो कर रही है और यहां कंपनी के पास 1 पैसे का भी डेट नहीं है। अगर आप कंपैरिजन करें पॉलीकैब से तो पॉलीकैब के पास भी बहुत ज्यादा डेट नहीं है, बट इट इज नॉट अ जीरो डेट कंपनी। अब यहां तो मैं काइंड इंडस्ट्री की बात ही नहीं करूंगा क्योंकि उसका डेट इक्विटी रेशियो 0.21 के आसपास है। अब आप बात करते हैं दोस्तों आरओई की, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका फॉर्मूला आता है दोस्तों नेट प्रॉफिट अपॉन बुक वैल्यू। अगर आप उसे शॉर्ट में कहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि ईपीएस अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। अब ये आरओई हमें बताता क्या है? आरओई हमें ये बताता है कि एज कंपेयर टू शेयर होल्डर्स फंड कंपनी कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो नेट प्रॉफिट को कंपेयर किया गया है शेयर होल्डर इक्विटी से। इफ वी कंपेयर द नेट प्रॉफिट विद द शेयर होल्डर्स फंड देन वी गेट द आरओई। किसी भी कंपनी का दोस्तों आरओई जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा है। अगर हमारे एग्जांपल की बात करें हम तो यहां पे सबसे ज्यादा आरओई है काइंड इंडस्ट्री का, दैट इज 26.30। तो यहां मैं जाऊंगा दोस्तों काइंड इंडस्ट्रीज के साथ, बिकॉज एज कंपेयर टू इट्स पीयर्स काइंड इंडस्ट्री का आरओई सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट टूल है दोस्तों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसे हम समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। सपोज आपको अपनी कंपनी से पर ईयर 1000 रुपीज पे करना होता है एज अ इंटरेस्ट पेमेंट। सपोज करिए किसी साल ऐसा हुआ कि आपकी कंपनी ने सिर्फ 700 रुपए कमाए पूरे साल में, तो वो जो 300 रुपए का गैप है आप उसे कहां से पूरा करेंगे? तो किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को पूरा कर पा रहा है कि वो नहीं पूरा कर पा रहा है। ये फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी को अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को मीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपने एग्जांपल की बात करूं दोस्तों तो मुझे इंटरेस्ट पे करना है 1000 रुपए का, लेकिन मेरी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज एबिट हमारा है वो 700 रुपए। तो यहां दोस्तों मैं अपना इंटरेस्ट पे नहीं कर पाऊंगा और मेरी कंपनी ट्रबल में हो सकती है।
तो किसी भी कंपनी के दोस्तों एनालाइज करने के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, बिकॉज वो ये बताता है कि कंपनी कितनी इफेक्टिव है अपने इंटरेस्ट पेमेंट को पे करने के लिए। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है दोस्तों एबिट अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। एबिट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन उसका जितना भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसको हम रखते हैं डिनोमिनेटर में। नो डाउट दोस्तों, ये रेशियो जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा है। अगर किसी कंपनी का रेशियो ये 20 है, देन वी कैन से दैट कंपनी हैज 20 टाइम्स पोटेंशियल टू पे इट्स इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। अगर हम अपने एग्जांपल की बात करें दोस्तों, तो इस समय फिनोलेक्स केबल का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो है 466, दैट इज 466। दिस इज द ह्यूज नंबर, दैट इज कंपनी इज 466 टाइम्स कैपेबल ऑफ पेइंग इट्स इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो यहां भी दोस्तों मैं जाऊंगा फिनोलेक्स केबल के साथ, बिकॉज आप देख सकते हैं कि अगर आप उससे कंपैरिजन करें पॉलीकैब से या फिर काई इंडस्ट्री से, तो फिनोलेक्स केबल का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सबसे ज्यादा है और बहुत इफेक्टिव भी है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक्चुअल में क्या है? ये बताता है कि कितने टाइम्स कंपनी ने अपनी पूरी इन्वेंट्री सेल कर दी है। सपोज उसने इन्वेंट्री तैयार करी, उसे पूरा सेल कर दिया, फिर तैयार किया, फिर सेल कर दिया, तो कितनी बार ये पूरे साल में हुआ है वो बताता है आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों ये रेशियो जितना ज्यादा हो वो उतना अच्छा है, क्योंकि कंपनी जो फाइनल प्रोडक्ट बनाती है, जो इन्वेंट्री बनाती है, वो उसे सेल करने के लिए बनाती है, ना कि उसे रखने के लिए बनाती है। तो वो जितना कम टाइम कंपनी के पास हो उतना ज्यादा अच्छा है, और जितना जल्दी सेल हो उतना कंपनी के लिए ज्यादा अच्छा है वो। तो किसी भी कंपनी के लिए दोस्तों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा है। हमारे एग्जांपल में दोस्तों सबसे अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो काई इंडस्ट्री का है, दैट इज 6.79। सो हियर आई विल गो फॉर द काई इंडस्ट्री, नॉट फिनोलेक्स केबल और पॉलीकैब। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों क्विक रेशियो। आपने करंट रेशियो का नाम सुना होगा, विच इज द रेशियो ऑफ करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। पहले हम बात करते हैं करंट एसेट क्या है। करंट एसेट में आता है दोस्तों कैश और इक्विवेलेंट असेट्स विच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन दैट फिजिकल ईयर। उसका जस्ट उल्टा दोस्तों करंट लायबिलिटी होता है, जो कि कैश या रिलेवेंट असेट होता है, जो आपको उस साल के अंदर, उस फिजिकल ईयर के अंदर आपको वापस देना पड़ता है। तो करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है आपका करंट रेशियो। यहां पे दोस्तों करंट असेट में इन्वेंट्री भी आती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर वो सारी इन्वेंट्री सेल नहीं कर पाते हैं। सो इस केस में वी शुड नॉट यूज करंट रेशियो, बट इंस्टीड वी कैन यूज क्विक रेशियो, बिकॉज क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट minus inventories upon current liabilities. This ratio actually talks about how much times current asset is greater than the current liabilities if we eliminate inventories from the current assets. किसी भी कंपनी का दोस्तों करंट असेट करंट लायबिलिटी से ज्यादा होना चाहिए, इवन इफ वी एलिमिनेटेड द इन्वेंट्री फ्रॉम द करंट रेशियो। सो क्विक रेशियो थोड़ा सा क्लियर पिक्चर दिखाता है आपको कि कंपनी के पास कितना करंट असेट है इवन आफ्टर वी एक्सक्लूडेड द इन्वेंट्रीज। किसी भी कंपनी का क्विक रेशियो जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा है, बट इट शुड बी इन आइडियल केस बिटवीन 2 to 5। सोचिए दोस्तों अगर क्विक रेशियो 10 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी के कुछ फंड्स आइडल रखे हैं, उसका यूज नहीं है, कंपनी के अकाउंट में रखे हुए हैं, जिसको वो किसी और काम में भी लगा सकती है। सो क्विक रेशियो मस्ट बी बिटवीन 2 to 5। अगर अपने एग्जांपल की बात करें दोस्तों, तो फिनोलेक्स केबल का क्विक रेशियो 5.82 है, which is way better than the Polycab and the Kai Industries. So here I will go for Finolex cables again. अब हम बात करेंगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टूल के बारे में, that is free cash flow. Free cash flow is a bit different from the normal cash flow. Suppose you have 100 rupees in your pocket, आपके पास 100 रुपए है, तो हम कह सकते हैं you have 100 rupees cash. लेकिन उसमें से अगर आपको 20 रुपए देना है मिस्टर ए को, 30 रुपए देना है मिस्टर बी को और 25 रुपए देना है मिस्टर सी को, तो एक्चुअल में जो आपका फ्री कैश फ्लो है वो है 100 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 25, दैट इज ओनली 25 रुपीज। ये फ्री कैश फ्लो ऐसा होता है जो शेयर होल्डर्स किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कंपनी में री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकते हैं। किसी भी कंपनी का दोस्तों फ्री कैश फ्लो जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा है, बट किसी भी केस में फ्री कैश फ्लो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अपने एग्जांपल में दोस्तों यहां पे कंपैरिजन करना सही नहीं होगा, क्योंकि फ्री कैश फ्लो डिपेंड करता है कंपनी की साइज के ऊपर। अगर आप साइज में देखें तो पॉलीकैब ज्यादा बड़ी कंपनी है एज कंपेयर टू फिनोलेक्स केबल और काई इंडस्ट्री, तो ऑफ कोर्स फिनोलेक्स केबल का और काई इंडस्ट्री का जो फ्री कैश फ्लो होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू पॉलीकैब। बट इन एनी केस इफ यू सी
तीनों कंपनीज का फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है एंड इट मस्ट बी पॉजिटिव एंड इट मस्ट बी ग्रोइंग ऑल्सो। लास्ट पॉइंट है दोस्तों प्लेज शेयर्स। किसी भी कंपनी का दोस्तों फंड रेज करने का दो तरीका होता है, या तो वो इक्विटी से रेज कर सकती है अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करके, या तो वो बैंक से लोन ले सकती है। इट मींस ईदर इट कैन बी इक्विटी और डेट। तीसरा और थोड़ा रिस्की तरीका होता है दोस्तों प्लेज शेयर्स। तो प्लेज में क्या होता है दोस्तों, यहां प्रमोटर्स अपनी स्टेक को बैंक को गिरवी रख देते हैं और प्लेज कर देते हैं और उसके अगेंस्ट पैसा उठाते हैं। तो ये थोड़ा रिस्की भी होता है, बिकॉज अगर स्टॉक का दाम गिर जाता है तो या तो प्रमोटर्स को अपना प्लेज बढ़ाना पड़ता है, अगर वो प्लेज नहीं बढ़ा सकते तो जो बैंक है वो उतनी परसेंट स्टेक को एक्वायर कर लेता है और उसका मालिक बन जाता है। तो यहां दोस्तों किसी भी कंपनी का प्लेज परसेंटेज ऑलवेज 0 होना चाहिए। किसी भी कंपनी में दोस्तों किसी भी प्रमोटर का स्टेक प्लेज नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा डेंजर सिग्नल है किसी कंपनी के लिए, बिकॉज प्लेज करना ये इंडिकेट करता है कि आपने जो पैसा रेज किया है ना वो इक्विटी से किया है ना आपने डेट से किया है, आपने अपनी स्टेक को प्लेज किया है बैंक को, तब आपने पैसा उठाया है। तो इन शॉर्ट दोस्तों किसी भी कंपनी का प्लेज परसेंटेज हमेशा 0 होना चाहिए। अगर आप पॉलीकैब, फिनोलेक्स केबल और काइंड इंडस्ट्री की बात करें तो तीनों ही स्टॉक में दोस्तों प्लेज परसेंटेज 0 है। अब यहां हम समराइज करते हैं दोस्तों कि किस कंपनी को मुझे चूज करना चाहिए जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉलो किया है। तो ऑफ कोर्स आई विल गो फॉर द फिनोलेक्स केबल्स। आप यहां देख सकते हैं दोस्तों कि 8 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स में फिनोलेक्स केबल ने क्राइटेरिया मीट किया है। इफ आई एम इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द वायर एंड केबल इंडस्ट्री, तो मैं एज कंपेयर टू पॉलीकैब और काइंड इंडस्ट्री आई विल इन्वेस्ट इन फिनोलेक्स केबल्स फॉर द लॉन्गर टर्म। इस तरह आप दोस्तों किसी भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। आपको पहले सेक्टर को चुनना है, उसके 3 बड़े प्लेयर्स चुनने हैं, आप 3 से 4 भी कर सकते हैं। आपको ये 10 टूल्स लिखने हैं, उसके नंबर्स लिखने हैं, जो सबसे ज्यादा क्राइटेरिया मीट करेगा उसको आपको चूज कर लेना है एंड दैट्स हाउ यू कैन चूज बेस्ट स्टॉक्स फॉर यू फॉर द लॉन्गर टर्म। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, मार्केट नोट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने जो भी डिस्कस किया है उसका टेक्स्ट फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप क्लिक कर सकते हैं और उसका डिटेल एनालिसिस को पढ़ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।